जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन जो बार बार रेलवे तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपसे मैं उम्मीद यही रखता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, परीक्षा उपयोगी होगी, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है और यह क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है जो कि पिछले कई साल कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो आज का हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, तो ये रहा पहला प्रश्न, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो तो दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक अच्छा नागरिक वह हो, सेम सवाल है, अच्छा नागरिक वह हो सकता है जो राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से क्या हो, प्रबुद्ध हो। प्रबुद्ध हो का मतलब जागरूक हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा? भारत का संविधान। तो दोस्तों ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है जो कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल के में हम लोग देखते हैं अब, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 7 वर्ष। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? सेम क्वेश्चन है यार कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सीधा हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। दोस्तों जब भी नियम कानून बनती है तो वो संसद के द्वारा बनता है और अंततः राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वह कानून बनता है। इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, राष्ट्रपति। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? पंचायती राज है जो कि फंड के लिए मुख्यतः पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं कि 2 खाली जगह है। सभी ऑप्शन में 2-2 दिया गया है शब्द भरने के लिए। तो पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि सरकारी वित्त पर निर्भर है। इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो पंचायत समिति दोस्तों एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। इसका सही आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक तत्वों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया जो कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व के यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिनर्वा मिल्स। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। तो क्या व्याख्या कहता है उसको देखें। कहता है कि मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की
आधारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। मिनर्वा मिल्स के वाद में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया और यह धारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान करती थी। मिनर्वा मिल्स के वाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेद 31 ग की अंतः स्थापना के पश्चात भी निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है आपको ये है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वही है जो कि संविधान का हृदय और आत्मा है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के तहत है जो कि संविधान में समय समय पड़ने पर आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है जो कि मूल अधिकार में सम्मिलित है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रीट भी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तो इस तरह से यह क्या है, आत्मा और हृदय है। आमतौर पर एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल आपकी इसके बाद आ रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि संवैधानिक उपचार है जो कि संविधान का आत्मा और हृदय है, लेकिन आमतौर पर प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो जानते हैं आप लोग कि आमतौर पर संविधान का आत्मा है जो कि प्रस्तावना को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों मौलिक अधिकार का जो सीधा संबंध है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है। संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, कथन सत्य है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ये भी सत्य है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। कह रहा है कि वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, ये भी सही है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 6। अभी भी हमारा 6 अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इसका छुआछूत की रोकथाम मूल अधिकार है, भाषा की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, कार्य का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है, संसद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है। तो इसका सही आंसर है हमारा संसद, डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों एकदम स्पष्ट यहाँ पे है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया है। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने सुना कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो भाव मिलता है वो नीति निर्देशक तत्व से मिलता है, और वो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू नहीं होता है, यानी कि कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सी है, गोवा। गोवा में है जो कि समान नागरिक संहिता का पालन नहीं किया जाता है। चलिए इसका हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल में चलने तो समान नागरिक संहिता उपयुक्त राज्यों में से गोवा एक ऐसा मात्र राज्य है इसमें लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ बने रहिए। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे और आपके स्कोर को मजबूत बनाएंगे। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको हमारे साथ क्वेश्चन करके कैसा महसूस हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं जाते जाते यह बता देना चाहता हूँ कि आप कितना भी कहानी पढ़ लीजिए, उससे कुछ भी क्लियर नहीं होता है जब तक कि आप क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं बनाते हैं। खास करके यह पिछले परीक्षाओं में ये सवाल आ चुके हैं, इसलिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं, जब आप सिलेबस पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बहुत डीप नॉलेज में जाना पड़ता है, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही सरल सवाल होते हैं। इसलिए आप प्रश्नोत्तरी जो है पिछले वर्ष में जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उसको एक बार ज़रूर देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।